काय आहे की औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये एक भ्रष्टाचाराचा एक प्रकार होता। ते प्रकार म्हणजे ते प्रकार के अंदर वो है कि डेवलपमेंट प्लान हमारा चेंज करने का जो उनका वो रहेगा, वो 2017 से जो टेंडर्स पास किए गए हैं, आपको ताजुब होगा कि एक टेंडर जो है वो 25 करोड़ रुपये का, 1 करोड़ के तो मैं गिनते ही नहीं हूँ, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के टेंडर जो है, और क्या बोल के दिए गए हैं, एडिशनल वर्क। मतलब कहीं काम हो रहा है तो महापौर और नगर सचिव कमरे में बंद हुए और उन्होंने बोले है कि ये एडिशनल वर्क का ठहराव है, और उसके अंदर बाद में है तो उन्होंने अपना ये डाल दिए है। जैसा मैं आपको एक बताता हूँ, 1 महीना 6 दिन पहले सीरियल नंबर 21 के ऊपर वो है एडिशनल वर्क के नाम के ऊपर 33 लाख का पास किया गया उसमें। जबकि हकीकत ये है, अगर 1 महीना 6 दिन अगर उन्होंने वो ठहराव अपने पास रखे तो महानगर पालिका के नियम के हिसाब से हर महीने की 20 तारीख से पहले जनरल बॉडी मीटिंग होती थी, कंपलसरी है। उसमें 10 लोग रहो 50 रहो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन रूल के हिसाब से, ये महानगर पालिका अधिनियम के हिसाब से हर महीने होती है। तो 1 महीना 6 दिन महापौर अपने पास वो रखते हैं, दूसरी मीटिंग के अंदर भी उसको नहीं लेते हैं, फिर बंद कमरे के अंदर है तो ये ठहराव पास किए जाते हैं। इसमें जो FIR रजिस्टर करने के लिए जो कहा गया है अकोला के उसके अंदर, उसका रीज़न क्या होता है कि फाइनेंशियल लॉस महानगर पालिका को हो रहा है, इरेगुलरिटीज़ हो रही है, या एनवेडी का प्रस्ताव जो पब्लिक कॉज के अंदर नहीं है। किसी नेता को ये दुकान देने का है, ये ज़मीन अलॉट कर देने की है, तो वो वैसे है। विदाउट टेंडर एडिशनल वर्क सीरियल नंबर 25-26 के ऊपर 40,66,000। उस वक्त एक आरोग्य वैद्य के अधिकारी थी जिसका पॉलिटिकल बड़ा कनेक्शंस था, तो वो भी है तो एनवेडी के प्रस्ताव के अंदर। भाई महानगर पालिका का आरोग्य वैद्य के अधिकारी कौन होगा, ये एनवेडी का प्रस्ताव हो सकता है। फिर ये है कि महानगर पालिका का एक गोडाउन रेंट को देना है, सीरियल नंबर 41 के ऊपर आपको मिलेगा। 13/1/2017 को ये प्रस्ताव आया कि गोडाउन रेंट के ऊपर देने का है। इसका ठहराव कब पास किया गया, 18 फरवरी 2017 को, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा की कालावधि के अंदर। जबकि है तो उसी वक्त जनरल बॉडी मीटिंग हो चुकी थी। वो जनरल बॉडी मीटिंग के बाद है तो बंद कमरे के अंदर ये गोडाउन किसको देने का है करके ये महापौर नगर सचिव ने ये किए हैं। हमने पूरा विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ है तो दिखा ले, उसमें कोई ये नहीं है। एक 60 फीट रोड का कोई एक काम था, सीरियल नंबर 43 का। काम कितने का है आपको पता है, 14 करोड़ 90 लाख रुपये का। ये एनवेडी का ठहराव, एडिशनल वर्क बोल के इसके अंदर 14 करोड़ 90 लाख रुपये। और बाद में जो है इसको है तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर ये डाल दिया गया है, जनरल बॉडी के अंदर कहीं पर भी नहीं है। इसमें मुजीब भाई को सब पता है कि कैसा चलता है करके महानगर पालिका के अंदर। आर्किटेक्ट एक मैटर के अंदर अपॉइंट करना था, वो आर्किटेक्ट का अपॉइंटमेंट एनवेडी के ठहराव के अंदर, उसका न बहुत सारे इसके अंदर ना महानगर पालिका के इनवर्ड के अंदर है ठहराव, ना आउटवर्ड के अंदर है, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन बंद कमरे के अंदर ये एनवेडी के ठहराव बोल के इसको पास कर लिए गए हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे मैटर्स है। 220 के 220 मैंने पूरे निकाला हूँ, और वो 220 के हिसाब से। अब मेरा ये सवाल है कि अगर अकोला के लिए कानून वही है, सेम एग्जैक्ट यही है अकोला के अंदर, FIR उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर, उस वक्त के नगर सचिव और उस वक्त के महापौर के ऊपर ये अभी आया है, ये 14 दिसंबर 2021 को ये आया है। अब हमारा ऑर्डर निकला है। अब महानगर पालिका के आयुक्त को ये भी पत्र मैं आपको दूंगा, मैंने जो शिकायत लिखा हूँ वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें सवाल ये पैदा होता है कि अब आयुक्त इसकी इंक्वायरी किससे करवाएंगे। भाई आपके तो हमाम में पूरे महानगर पालिका के अंदर ऐसा अंधाधुंध कारोबार चल रहा था, तो सिर्फ महापौर
या सिर्फ नगर सचिव, ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी सब ने आँख बंद करके बैठे थे, ऐसा नहीं है उसमें। तो मैं आयुक्त साहब से यही अनुरोध करूँगा कि अगर ये मैटर की इंक्वायरी जुडिशियल लेवल के ऊपर अगर करते हैं तो ठीक, और इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं फिर अदालत के अंदर पूरे सबूत के साथ जाऊंगा। अब इसमें छेड़छाड़ करने की गुंजाइश इस वजह से नहीं है कि जो ओरिजिनल जितने कॉपीज़ है वो सर्टिफाइड कॉपीज़ मैंने पूरे निकाल लिया हूँ। 220 के 220 मेरे पास ठहराव की कॉपी है। उसमें एक रोड का काम का कितने करोड़ का है पता है? 25 करोड़ रुपये का। एनवेडी का ठहराव 25 करोड़ रुपये का। भाई जनरल बॉडी के अंदर क्यों नहीं लिया गया? आपको कुछ छुपाना था, आपको कुछ चोरी करना था, इस वजह से आप 25-25 करोड़ रुपये के ठहराव। बाद में आप उसका टेंडर निकाल दिए, डायरेक्ट टेंडर निकाल दिए है आपने। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको किसी ना किसी को, कितने ऐसे जो गाड़े थे, जो महानगर पालिका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के गाड़े थे, जो दुकानें थी, वो एनवेडी के ठहराव में, एनवेडी के ठहराव के अंदर महानगर पालिका के मार्केट के दुकाना जो है वो दी गई है। जो कम्युनिटी सेंटर्स है वो एनवेडी के ठहराव के अंदर दिए हैं। 220 के 220 मेरे पास है। तो मेरे हिसाब से इनके ऊपर तो इंक्वायरी भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कमिश्नर ने सिर्फ सीधा देखना ये नियमों का उल्लंघन हुआ है और ये दोनों तीनों को जेल में डालना, इनकी जगह कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। और इसमें मैं चाहूँगा कि भाजपा वाले भी और शिवसेना वाले भी, जो मैं हमेशा कहते आया हूँ कि ये शहर को बर्बाद करने के अंदर ये महानगर पालिका की जो टोली थी, जो गैंग थी, वो गैंग नहीं थी, वो गैंगस्टर्स थे पूरे। वो डाकुआ थे जिन्होंने शहर को लूट के खाने का काम किया है। अब अगर इसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियां अगर ईमानदार होंगे तो उन्होंने आयुक्त को एक पत्र लिखना और ये मांग करना ये जितने भी ठहराव हुए हैं इसके ऊपर ईमानदारी से है तो इसकी इंक्वायरी कराई जाए। शिवसेना के नेताओं के अंदर अगर ज़रा भी ईमानदारी बची होंगी, कौन से गट के है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन तुम इस शहर के है, अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, वरना मैं ये समझूंगा कि कुछ हिस्सा तुम लोगों के पास भी गया है करके उसमें। तो मैं अतुल सावे साहब, डॉक्टर भागवत कराड़ साहब, संजय सिरसाट साहब, प्रदीप जायसवाल साहब, चंद्रकांत खैरे साहब, ये जितने भी साहब लोग हैं, ये साहब से ये अनुरोध करूँगा कि एक पत्र महानगर पालिका के आयुक्त को दीजिएगा कि ये एक ऐसा हमारे पास से गवर्नमेंट से एक लेटर आया है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए करके, और आप इसकी सखोल चौकसी करें करके उसमें। तो ये मामला मेरे हिसाब से बहुत ही गंभीर है, इसको बहुत ही गंभीरता से साधारणपणे हा सगळा जर खडा बघितला तर किती कोटीपर्यंत जातं हे एकत्रित? सर मुझे तो मतलब अब शक ये इस बात का हो रहा है कि ये जो एनवेडी के जो कई सारे प्रस्ताव है ये एक्चुअल में काम हुए हैं क्या, या सिर्फ इसके बिल उठा लिए गए हैं। भाई अगर किसी एडिशनल वर्क को हम 1,25,00,000 रुपए का कोई काम है, ये एनवेडी के प्रस्ताव के अंदर लाया गया, यानी कि मतलब आपको कुछ चोरी करना था, आपको कुछ छुपाना था, तो ये काम हुए भी या सिर्फ बिल उठा लिए गए हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका ये है कि पूरा आंकड़ा कहाँ नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं बता सकते हम, इसके अंदर कुछ भी। भाई गाड़े आपने किराए के ऊपर दिए हुए हैं, आंकड़ा किती हो सकतो? ये स्टैंडिंग के है, जीबी के भी है, स्टैंडिंग के भी है। तो ना स्टैंडिंग के अंदर लाए गए हैं ये, ना जीबी के अंदर लाए गए हैं। इसमें कई सारे कॉरपोरेटर्स का जो नियम है उसमें है तो महापौर को दे डाला कि ये ठहराव लेने का है करके, उसको मीटिंग में रखना या नहीं रखना है करके, ये उस कॉर्पोरेटर की और महापौर की साठगाठ की मी तुझा करून देतो, आपण मीटिंगमध्ये ठेवू नये, अपन बाहर अपन अपना सेटिंग करूँ। तब ये अगर निकला, अगर बाहर पूरी ईमानदारी के साथ अगर होता है, तो मैं तो आयुक्त साहब को पहले ये कहूँगा कि साहब ये जो पैसों का जो मामला है, वो पैसों के मामले के अंदर पहले ये काम हुए हैं क्या, एडिशनल वर्क के नाम के ऊपर अगर ये दिए हैं। अब ये मैं बताता हूँ, आयुक्ताकडील प्रस्ताव, टेंडर मंजुरी रुपये 1.49 कोटी रस्त्याच्या कॉन्क्रिटीकरण करणे, रस्त्याचा कॉन्क्रिटीकरण करने, 1,49,00,000 रुपीस का जनरल बॉडी के अंदर नहीं आएगा। आयुक्ताकडील प्रस्ताव, इस्कॉन संस्थेत जागा भाड्याने देणे,
कोई जगह महानगर पालिका की आप दे रहे हैं, किस संस्था को दे रहे हैं मायने नहीं रखता है, लेकिन बंद कमरे में कैसा होता है महानगर पालिका का नियम नहीं अलाउ करता है। अगर इसके ऊपर आयुक्त भी अगर खामोश बैठे हैं तो उस वक्त के जो आयुक्त होंगे उनके ऊपर FIR रजिस्टर करने का अगर अकोला के अंदर हुआ है तो औरंगाबाद के अंदर क्यों नहीं हो रहा है। ये देखिए ठराव नंबर 139 आयुक्ताकडे प्रस्ताव, गारखेडा येथील मनपा व्यापारी संकुलातील गाळे भाड्याने देने। सर अगर एक उसके ऊपर अगर आप नज़र डालें तो मेरे हिसाब से आप 8 दिन तक सीरीज चला सकते हैं न्यूज़पेपर, 8 दिन तक सीरीज चला सकते हैं कि ये किसको दिया गया है। कम्युनिटी सेंटर जो है साहब 5,000 रुपये के अंदर कम्युनिटी सेंटर, वो बंदा जो है वो महीने के है तो 5 लाख रुपए कमा रहा है। तो ये इसके अंदर अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितने का है करके मैं बता ही नहीं सकता हूँ साहब। पर आवाज़ उठाएंगे सर? देखिए बहुत ही गंभीर मामला है ये कि अगर आप सिर्फ महज माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन से दूर रखना चाह रहे हैं और जो केंद्र सरकार जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो बहुत ही अफसोसनाक इस बात के लिए है कि हम ये मांग कर रहे थे कि आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप करिएगा। जो बच्चे ने अप्लाई किया है स्कॉलरशिप के लिए उसका डॉक्यूमेंट देखिएगा, वो गरीब है, कौन सी जाति धर्म का है ये मायने ना रखते हुए, क्योंकि देश पढ़ेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। अगर देश के मुसलमानों को तुम अनपढ़ रखना चाह रहे हो तो ये देश कभी नहीं तरक्की करेगा। तो यकीनन ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और हम इसके ताल्लुक से मैंने ऑलरेडी एक पत्र प्राइम मिनिस्टर को भेज चुका हूँ। कल से लोकसभा का अधिवेशन शुरू हो रहा है, उसके अंदर हम यकीनन ये आवाज़ उठाएंगे। सर एक सवाल, महाराष्ट्र में गठबंधन का दौर चल रहा है, आम्ही तर 17 कशाला, मी आजच हे मागणी करलो होतो। मोर्चा सभा होणार का? नाही, मोर्चामध्ये काय आहे की त्यांनी मी ऐकलं उद्धव साहेबांचं हे जे छत्रपतींचा आम्ही आदर करतो साहेब, फक्त राजनीतीसाठी नाही करतो, आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा खूप आदर करतो। आणि आजही आम्ही जे मागणी तुम्ही 17 तारखेला केलेली आहे मी तेच मागणी आज करत आहे, कोश्यारीला महाराष्ट्रातून हाकलून द्या। ओके नेता है तो सर खाली निलंबित करने से तो कुछ होता नहीं, ऐसा वक्त कब आएगा, ऐसा कानून कब बनेगा जेल के सलाखों के पीछे जाए साहब? FIR रजिस्टर होने का मतलब ही ये है कि इन्हें जेल जाना पड़ेगा। अगर FIR रजिस्टर हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि ये पूरे नियमों का उल्लंघन किया गया है, एक आध मीटिंग के अंदर हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा एक मीटिंग के अंदर 20-20 एनवेडी के ठराव लिए गए हैं। 20 जो जनरल बॉडी के अंदर रख सकते थे। नियम ये कहता है कि हर महीने जनरल बॉडी की मीटिंग महानगर पालिका की होती है करके, तो वो मीटिंगों के अंदर ना रखते हुए आप 10 करोड़ के रोड के काम, ये दुकान किराए पे देने का है, ये देने का है किराए के ऊपर, ये सब सिर्फ धांधलियाँ थी। और वो धांधलियाँ उन्होंने समझे कि अब हम जा रहे हैं, अब हमारे ऊपर कुछ होने वाला है नहीं, हमारे को कोई टेढ़ा कर नहीं सकता है क्योंकि हमने सबको बांटे हुए हैं करके, लेकिन हमने निकाले हैं और हम निकाल के अब इनको आखिरी तक है तो पहुंचाने का काम एक करेंगे। सवाल, अचानक जो है माइनॉरिटी, आम्ही याचा कडा शब्दाने आम्ही निषेध करतो आणि आज आम्ही याच्याच बाबतीत एक निदर्शन करणार होतो, पण आज आम्हाला पोलिसांची परवानगी मिळाली नाही, कारण आज बाबरी मस्जिदचा इश्यू आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांचा हे दिवस आहे आणि दुसरे कार्यक्रम। तर उद्या क्रांती चौकवर माझ्या पार्टीच्या वतीने MIM पार्टीच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जे कोणी अशा प्रकारची भाषा वापरली आहे त्याचा निषेध करून मला तर हे सांगायचे आहे की हे गव्हर्नर कोश्यारीला पाठवल्यानंतर महाराष्ट्राला कोणत्याही गव्हर्नरची पोस्ट हीच ॲबॉलिश करा तुम्ही। ते कसलीही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नाही आहे। जे अधिकार गव्हर्नरला देण्यात आलेले आहेत ते अधिकार आपण चीफ जस्टिसला देऊ शकतो। म्हणजे कोट्यवधी रुपये आपण हे असे प्रकारचे ते कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट राहिलेली नाही, ते पॉलिटिकल पोस्ट झालेली आहे। जे आपल्या पार्टीसाठी सेवा करतो त्याला आपण एक कुठेतरी एक चांगल्या गिफ्ट म्हणून आपण गव्हर्नर आणि ते आल्यावर अशा प्रकारचे भानगडी करतं। तुरंत कोश्यारीला महाराष्ट्रातून हाकलून द्यायला पाहिजे या शब्दात मी बोलतो। आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कोणीही असू द्या किंवा शिवसेनेचा कोणीही असू द्या याचा समर्थन करणार असेल तर यांनी या 2 दिवसामध्ये निर्णय घ्यावा की नाही आमच्यासाठी कोश्यारी महत्त्वाचे आहे, छत्रपती नाही आहे। त्यांनी बोलून द्या, नाही तर तुम्ही पण मागणी करा की हे कोश्यारी आम्हाला नाही पाहिजे। 17 तारखेला महाविकास आघाडी सोबत युती करायला तयार, राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांना ॲक्सेप्ट करतील का आणि काय पुढे भवितव्य आहे?
आणि काय आहे की नॅचरल चॉईस जे होतं आपल्याला माहीत आहे की 2019ला जेव्हा आम्ही दलित समाज मुस्लिम एकत्र आले होते तर सर्व महाराष्ट्रामध्ये एक उत्सुकता होती दोघंही समाजामध्ये, कारण सगळ्यात जास्त कुणाला साईडलाईन करण्यात आलं होतं, सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आलं होतं हे दोघं समाज. आमचं काम फक्त मतदान देण्याचं होता. तर जेव्हा असदुद्दीन अवैसी साहेब आणि बाळासाहेब एकत्र आले होते तर एक विशेष प्रकारचा एक उत्साह आपल्याला लोकांमध्ये बघायला मिळत होता. ते काही कारणाने पुढे जाऊ शकलं नाही. त्याचे काय कारण आहे त्याच्या बाबतीत आपण खूप बोललेलो आहे. पण मला असं आजही वाटतं की एक नॅचरल चॉईस ऑफ बॉन्डिंग जे होती ते SC आणि मुस्लिम एकत्र आले असते तर आपण निर्णायक ठरू शकले असते. मी तर अनेक वेळा हे सांगितलं होतं की बाळासाहेब किंगमेकर किंवा किंग या दोघांपैकी तिसरा त्यांच्याकडे पर्याय नाही होता. महाराष्ट्रामध्ये सत्ता कोणाची हे ते ठरवणार होते किंवा आपली सत्ता येऊ शकली असती, ते झालं असतं. दुर्दैव आहे की नाही झालेलं आहे. आता त्यांची पार्टी आहे, ते कुणाच्या सोबत जायचे आहे ते त्यांचा निर्णय आहे. पण मला दुर्दैव वाटतं याच्या बाबतीत. औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये भ्रष्टाचाराचा एक प्रकार होता. ते प्रकार म्हणजे ऐनवेळीचा प्रस्ताव आणणं. आता नियमाप्रमाणे ऐनवेळीचा प्रस्ताव कोणता घेता येतं हे नियम आहे. पण तरीसुद्धा 2017 ते 2020पर्यंत मी सगळे ऐनवेळीचे प्रस्ताव काढले आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल की या काळात 220 ऐनवेळीचे प्रस्ताव पास करण्यात आले होते. आता हे प्रस्ताव कोण पास करतं तर महापौर, नगर सचिव हे दोघं बंद कमऱ्यामध्ये बसून हे ऐनवेळीचा प्रस्ताव पास करतं. मी त्याची सखोल चौकशी केली, सगळे डॉक्युमेंट्स काढले, सगळे अटेस्टेड डॉक्युमेंट्स काढून मी त्याची तक्रार विभागीय आयुक्त यांना केली. विभागीय आयुक्तांनी ते UD डिपार्टमेंटला मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं की हे गंभीर प्रकार आहे आणि त्याची चौकशी व्हायला पाहिजे. 8 महिने त्याच्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. मग मी पुन्हा एक स्मरण दिल्यानंतर आता महानगरपालिका आयुक्तांना हे पत्र आलेलं आहे की त्याच्यामध्ये त्यांनी माझी जी तक्रार होती त्याच्या बाबत आयुक्त महानगरपालिका औरंगाबाद यांना आदेशित केलेले आहे की तुरंत तातडीने याचा अहवाल सादर करावा की तुमचं काय म्हणणं आहे. मला हे सांगायचे आहे की हे जे प्रकरण सखोल चौकशीमध्ये गेले तर मला वाटतं की कमीत कमी 100-150 कोटी रुपयेचा हे भ्रष्टाचार बाहेर निघतील. आणि सर्वात महत्त्वाचा असाच प्रकरणामध्ये अकोलामध्ये सरकारने एक निर्देश जारी केलेला आहे की त्यावेळचे महापौर, त्यावेळचे नगर सचिव आणि त्यावेळचे जे कमिशनर होते त्यांच्यावर FIR रजिस्टर करा. हेही आदेश माझ्याकडे आहे. तर त्या अनुषंगाने माझी एक विनंती आहे आयुक्तांना की याची सखोल चौकशी आपण महानगरपालिकाच्या कोणत्या अधिकाऱ्याकडून न करता आपण याची ज्युडिशियल इन्क्वायरी लावली तर बहुतेक मला असं वाटतं तर त्या काळाचे जे महापौर असतील किंवा जे नगर सचिव असतील आणि जे आयुक्त असतील त्यांच्यावर नक्की FIR फिट होती. आणि समजा त्यांनी हे नाही केलं तर मी कोर्टात जाणार आहे. कारण सगळं पुरावे जे आहेत 220 जे ठराव पास करण्यात आलेले आहे ते सगळे ऐनवेळीचे प्रस्ताव माझ्याकडे आहे. आणि मला असं वाटतं की कमीत कमी 100-150 कोटी रुपयेचा हे भ्रष्टाचार असेल. सर ते प्रकाश आंबेडकरांच्या बद्दलचे यकीनन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो 4-5 घटनाएं बड़ी हुई है जिससे देश कमज़ोर हुआ है उसमें बाबरी मस्जिद की एक शहादत है. अब यकीनन अगर वो मस्जिद शहीद की गई है तो मुसलमानों को इसके बात का तो अफसोस होगा ही. और जिन्होंने उसे शहीद की है वो जश्न हर साल मनाने वाले हैं. तो उसके ऊपर अब हम बहुत ज़्यादा ये नहीं है. ये बोलते रहते हैं, घोषणा देते हैं कि ये तो जाकी है, काशी मथुरा बाकी. देखिए, अगर इस मुल्क के अंदर अगर कानून है, अगर संविधान है तो वो हिसाब से चलेगा. वरना नारों के हिसाब से और सत्ता के हिसाब से चलने लगा तो फिर मुश्किल है. मित्र वंचित आता ते शिवसेनेसोबत गेले, ते तुमच्यासोबत येईल अशी तुम्हाला आशा अपेक्षा होती. तुमची आयडियोलॉजी जुळते असं तुमचं म्हणणं होतं वर्षभराआधी. आता ते तिकडे गेले. नहीं, मेरा आज भी ये मत है कि अलायन्स ऑफ नॅचरल चॉईस जे आहे ते मुस्लिम्स आणि दलित. कारण काय आहे की सर्वात जास्त कुणाचा उपयोग राजनीतीमध्ये करण्यात आलेला आहे सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तर ते एक मुस्लिम समाजाचा आणि एक दलित समाजाचा. म्हणजे एक नॅचरल एक बॉन्डिंग होती.
की जेव्हा आम्ही बाळासाहेबसोबत गेलो होतो तर दलित समाजामध्ये एक उत्साह होता, मुस्लिम समाजामध्ये एक उत्साह होता. ते काही कारणाने पुढे राहिलं नाही. पण असं नाही आहे की सगळं संपलेला होता. आपल्याला एक लार्जर पिक्चर अपन देखे होते तो समाज के बारे में सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट था उसमें, कि समाज को क्या चाहिएगा करके. अब अगर वो किसी के साथ जाते हैं तो हर पार्टी का अपना अधिकार है की वो किसके साथ जाना चाहिए. बाळासाहेबांनी विचार केला नाही लार्जर स्केलचा. त्याचा मुद्दा जे आहे ना, खूप गंभीर मुद्दा आहे ते, की ऐन वेळी असं करण्यात जे आलेलं आहे. लाखो जे मायनॉरिटीजचे विद्यार्थी आहे त्यांना खूप मोठा फटका बसणार आहे याच्या बाबतीत. आणि त्यांनी जे कारण दाखवलेलं आहे की नाही, राईट टू एज्युकेशनमध्ये हे सगळं कवर होतं, नाही होतं. राईट टू एज्युकेशनमध्ये कोणकोणत्या स्कूल्स येते हे सगळ्यांना माहीत आहे. आता आपल्याला मायनॉरिटीजला आपण शिक्षणापासून दूर ठेवणार असेल तर हे देश कधीही प्रगतीच्या रस्त्यावर जाणार नाही. या देशाला प्रगतीच्या रस्त्यावर नेण्याचं असेल तर सगळ्या जाती धर्माला, आमची तर हे मागणी होती की ऑन डिमांड जितकं लोकांना एज्युकेशनसाठी स्कॉलरशिप्स पाहिजे तितकं मुलांना, त्याची जात धर्म काय आहे ते बघू नका. ते गरीब आहे, त्यांना शिक्षा घ्यायची आहे तर ते करायला पाहिजे. आता हे 7 तारखेपासून उद्यापासून अधिवेशन सुरू आहे. हे मुद्दा नक्की आम्ही लोकसभेमध्ये उचलणार. भाजप आणि कोश्यारी यांच्या वक्त्यावरून वाद सुरू आहे. भाजपचे नेत्याकडून 3 ते 4 नेत्याकडून तो तशा पद्धतीने विवादित वक्तव्य करण्यात आला आहे. आणि आता सध्या जे आहे तर केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी एकही उल्लेख केल्याशिवाय त्यानंतर पुन्हा मला तर असं वाटतं की आज ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत हे जे भारतीय जनता पार्टीचे नेते बोलत आहे आणि विशेषकर ज्या महामहिम राज्यपालांनी ज्या प्रकारे त्यांचा उल्लेख केलेला आहे, मला असं वाटतं की जेव्हा त्यांनी सावित्रीबाई फुलेंच्या बाबतीत बोललं होतं त्याचवेळी महाराष्ट्राने खूप जोरात त्यांचा विरोध केला असतं तर बहुतेक त्यांची हिंमत झाली नसती छत्रपतींच्या बाबतीत बोलायची. आता भारतीय जनता पार्टी असू द्या, शिवसेनेचा दोघंही छोटी मोठी दोघंही शिवसेना असू द्या, काँग्रेस असू द्या, राष्ट्रवादी असू द्या, त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजाबद्दल प्रेम असेल, आदर असेल तर सगळ्यांनी एकमताने निर्णय घ्या की या राज्यपालांना महाराष्ट्रातून हाकलून देण्याचा निर्णय सगळ्यांनी एकमताने घ्या. MIM पार्टी त्याचा पूर्ण ताकदीने समर्थन करणार आहे. कारण छत्रपती शिवाजी महाराज जे आहे फक्त एका जातीचे नाही आहे. त्यांचा आदर आम्हीही कधीही, दानवे साहेबांना हे माहीत नसेल की आम्ही एकदाही कधीही छत्रपती शिवाजी महाराजांना शिवाजी म्हणून आम्ही बोललो नाही. कारण त्यांची जे पदवी आहे, त्यांना जे दिलेलं आहे, टायटल दिलेलं आहे ते खूप महत्त्वाचं. त्यांचे मित्र होते का आणि त्यांना माहीत नाही आहे का, आणि कशा प्रकारचे आपण त्यांच्या बाबतीत बोलत आहे. मला तर हे सांगायचे आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या कोणत्याही मंत्र्यांना कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेण्याचा अधिकार असायला नको. कारण तुम्ही आता तुमची परीक्षा आहे की तुम्हाला ते कोश्यारी महत्त्वाचे आहे, कोश्यारीचा तुम्हाला जास्त आदर आहे किंवा छत्रपतींचा आदर आहे, हे तुमच्या ॲसिड टेस्ट आहे. आता हे टेस्टमध्ये तुम्ही पास होणार का फेल होणार हे तुमच्यावर निर्भर आहे. राजनैतिक मतभेद काहीही असू द्या, कोणती आहे, मी त्यांच्या बाबतीत बोलू शकत नाही ना भाई. त्यांची डिफरंट पार्टी आहे. त्यांना असं वाटलं असेल की नाही एक इलेक्शन आपण केलेलं आहे, आता आपण दुसरं इलेक्शन यांच्यासोबत जाऊ. तर मी त्यांना, पण एक लार्जर पिक्चर म्हणून आम्हाला असं वाटत होतं की दलित आणि मुस्लिम एकत्र आले तर आम्हाला दुसरं कोणाचीही आवश्यकता नाही. आम्ही सत्तेमध्ये आले असते कमीत कमी, नाही तर आम्ही तर बाळासाहेबांना हे सांगितलं होतं की तुम्ही किंग असणार किंवा किंग मेकर असणार महाराष्ट्रामध्ये. पण ते तसं झालं नाही, दुर्दैव आहे. म्हणजे हट जाओ. आपने महानगर पालिका इतना बड़ा भ्रष्टाचार को ओपन किया है, सारी बात है. अब देखते हैं कोई लोन लेता है तो उसके घर जब्त होता है, कार्रवाई होती है. तो क्या ऐसी कार्रवाई होगी कि जो जिन्होंने मित्रों ने घपला किया है उनके घर उनके बंगले जब्त किए जाए, पे कार्रवाई हो? भाई आपने परस्पर इसके बारे में आप MIM से टिकट लो, इलेक्शन लड़ेंगे पहले ये है कि मैंने आपको पहले जैसा बताया है कि इसकी इंक्वायरी मैं उम्मीद करूंगा कि नए कमिश्नर साहब बहुत अच्छे तरीके से करें, और अगर नहीं करते हैं तो मैं कोर्ट में तुमच्यावरती आरोप
30 कोटी रुपयेचे आपल्याला प्रस्ताव द्यायचे आहे. दुसरे कॉर्पोरेटर्स त्याचा विरोध केला असता की नाही आमच्या एरियामध्ये पण 5 कोटीचे 2 कोटीचे आम्हाला पिंपल रस्ते पाहिजे. अशा काय झालेलं आहे की हे जे नियम स्पष्टपणे सांगतो की ऐन वेळीचे प्रस्ताव कौन कौन से ले सकते हैं करके ये महानगर पालिका के नगर सचिव या महापौर का अधिकार नहीं है. ये नियम के अंदर, इस नियम के अंदर है तो स्पष्ट है कि कौन कौन से ठराव इसके अंदर लिए जा सकते हैं. सर दुसरा विषय असा पाणी पुरवठा योजना आहे नाही आपण हुशार आहे साहेब, दुसऱ्या लोकांना सगळ्यांना नाही हे होऊ शकतं ना की आपल्याला जास्त समज पाणी पुरवठा योजनेची बैठक घेतली भागवत कराड आम्ही, ते स्वतःच तोंडाने सांगतायत की पाणी पुरवठा योजनेमध्ये ही जी कंपनी आहे संबंधित ते उशीर करते, लेट करते आणि त्या कंपनीकडून काम होऊ शकणार नाही असं त्या बैठकीतल्या चर्चेवरून वाटत होतं. त्यांनी स्वतःही सांगितलं की कंपनी उशीर करते. तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही काही रिव्ह्यू घेतला याचा, कशी परिस्थिती? नाही हे खरी गोष्ट आहे की ज्या स्पीडने काम व्हायला पाहिजे ते होऊ राहिलं नाही आणि त्याचे अनेक कारणे आहेत. म्हणजे मला तर एक स्पष्ट सांगायचे आहे की आपल्याला एक तिथे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमध्ये एक ऑफिसर होतं, ते सुरुवातीपासून तो ऑफिसर नाही का हे औरंगाबाद पाणी पाईपलाईनच्या अजय सिंग ते हाताळत होतं. आता त्याला प्रमोशन दिले आणि त्याला ट्रान्सफर करून टाकले. आता मला हे सांगायचे आहे की एक शहराच्या पाणीच्या आपण पूर्ण होईपर्यंत त्या ऑफिसरला आपण का ठेवत नाही. कोणीही असू द्या कि बाबा तुमच्या हातात आम्ही दिलेले आहे करके. और दूसरा ये है कि ये सिर्फ, मैं पहले से भी बोल रहा हूँ कि कितना भी कर ले ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कर रहे हैं. एक तरफ अतुल साहब बोलता है कि मैंने लाया मैंने लाया मैंने लाया. अरे भाई तुमने लाया, तुम्हारी सरकार है, तुम्हें अपने जेब से नहीं लेके आए हुए हैं. लोग पूछ रहे हैं हमको पानी कब तक मिलने वाला है करके. अब तुम्हारी मीटिंगों से अगर पानी अगर हो रहा होगा उसके अंदर तुमने ठेका देते वक्त क्या करे हुए है क्या नहीं करे हुए है इसके अंदर, लेकिन लोगों को पानी चाहिए, ये इम्पॉर्टंट है. बॉडी असताना अॅन्युअलचे जे ठराव घेतले त्याच्यावर तुम्ही बोलताय, बॉडी डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर सुद्धा आयुक्तांकडे काही अधिकार असताना असे ठराव घेतल्याची चर्चा आहे. नाही ते नियमप्रमाणे जेव्हा बॉडी नसतं तर ॲडमिनिस्ट्रेटरला ते पावर्स असतं हे नियमाप्रमाणे. अब इसके अंदर अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर इलीगैलिटी होती है, इस बुक से हटके अगर कहीं जाता है तो वो उसको हम रेस कर सकते हैं इसके अंदर. लेकिन अगर बॉडी ही नहीं है और तुम बोलेंगे कि नहीं आयुक्त ने है तो कोई ठराव लेना ही नहीं, कोई काम करना ही नहीं है, तो मेरे हिसाब अगर ऐसी कुछ ठराव अगर माझा प्रश्न असा आहे, माझा प्रश्न मी विचारतो, बरे तुम्हाला समजलं असेल तर, की बॉडी असताना असे अॅन्युअलचे ठराव घेतले जे काहीतरी गडबड आहे. बॉडी डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर अलीकडच्या 2-2.5 वर्षामध्ये जे होते कमिशनर त्यांनी काही असे निर्णय घेतलेत का जे गडबडीचे आहेत, तुम्ही अभ्यास अॅन्युअल सारखे, तुम्ही त्यावर अभ्यास असं काही त्याचे चेक नाही मी त्याच्या बाबतीत केलं नाही. पण आता तुम्ही सांगल्यानंतर मी त्याच्याही कॉपीज काढू की मागच्या वेळेस किती काय ठराव पास केले होते. महापालिकेचा असाच एक विषय आहे, पंतप्रधान आवास योजना, त्यातही खूप गोंधळ सुरू आहे. कंत्राटदाराची मुदत संपलेली आहे असा आरोप होतोय. त्यांनी सिक्युरिटी डिपॉझिट भरलेली नाही आहे, कंत्राट रद्द करा. तुम्हाला आवडणारे एक नेते त्यात खूप जास्त इंटरेस्ट घेत आहे. काय चालू आहे? म्हणजे दिशाची जी बैठक झाली होती तुम्ही होते त्यात चौकशीची माहिती आदेश दिले होते. देखिए एक तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी 8 दिन पहले ही यूडी की मीटिंग हुई थी और मैं पिछले 3 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट के अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का सदस्य हूँ. अगले महीने मेरे इसरार के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके जनवरी में अर्बन डेवलपमेंट की पूरी कमेटी जो है वो औरंगाबाद को विज़िट करने वाली है. और ये मुद्दा भी हमने उठाया है कि अगर जो प्रधानमंत्री आवास योजना का इतना गाजा बाजा करके और इतनी मेहनत करने के बाद उसमें ये तो सिर्फ दूल्हा बनते घूम रहे हैं, मुझे कोई वो नहीं है. मैं पहले से भी बोला था उसके अंदर वो प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम है तो भागवत कराड़ के नाम पे दे डालो, क्योंकि वो काम इतना सा करते हैं लेकिन बहु इतना बनाते हैं कि मैंने लाया कि पूरा हर चीज़ आपने लेके आए हुए हैं. लेकिन काम जो है वो काम करवा के दिखाइएगा. भाई हर चीज़ हो गई है, उसके बाद है तो कोई एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जा रही है, वो लैंड के इश्यूज चल रहे हैं. हमने बोला कि आपने 4 लैंड्स दिए हुए हैं, कम से कम गरीबों को ये विश्वास तो दिलाओ कि भैया हमारा घर बनने वाला है करके. एक लैंड तो क्लियर होगा, एक लैंड के ऊपर कम से कम काम तो करो. और मैंने खुद ने बोला कि मतलब उसके उद्घाटन के लिए हम खुद चाहेंगे कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को हमने यहाँ पे बुलाना चाहिए करके.
अब बेसिकली इसके अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं वो आप लोकल लेवल के ऊपर बैठ के है तो डिविजनल कमिश्नर हो गए, कलेक्टर हो गए, म्यूनसिपल कमिश्नर हो गए हैं, यहाँ पे बैठ के है तो अगर आप इसको ये करेंगे, इसमें कुछ ठेकेदार के भी इश्यूज आ रहे हैं, बड़े नेताओं के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी इसके अंदर आ गए हैं। इस वजह से अब ये जो एक पूरी मेहनत करके यहाँ तक जो लेके आया गया है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर रुकावट। पर एक चीज़ क्लियर है कि एक मर्तबा स्कीम ख़त्म हो गई है तो उसकी फंडिंग रुक जाएंगी और ये हाथ ऊपर कर डालेंगे कि केंद्र सरकार ने तो ये कर दिया है करके उसकी फंडिंग बंद कर दी है बल्कि। पण घोळ आहे ना त्यात, घोळ तुम्हाला दिसलाय ना त्यात? 100%। कॉन्ट्रैक्टर की बेड कैपेसिटी नहीं है, उसकी कैपेसिटी 7,000 घर बनाने की है और उसको 40,000 का अलॉटमेंट लेटर दिया, ये प्रॉब्लम है। ये मेरा क्या है, ठीक है ना, 7,000 की कैपेसिटी है, तुमने किसी को दे डाले है करके, कम से कम एक लैंड जो तुमने 4-5 लैंड जो दिए हुए है वो 7,000 की तो कम से कम उससे शुरुआत करवाने लगाओ। लोगों को विश्वास तो दिलवाओ कि भैया ये 7,000, 700, 200, 500 घर की हम शुरुआत तो कर रहे हैं। बैंक गॅरंटी भरणार नाही। मार्च में बँक गॅरंटी म्हणजे काय आहे की जोपर्यंत तुम्ही त्याच्यासोबत बसणार नाही, जो सोबत म्हणजे तुम्ही लोकल लेवलची कमिटी करा ना, मतलब इतकी बड़ी स्कीम है वो, इतनी बड़ी स्कीम कि 50,000 गरीबों को घर मिलने वाला है। मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पे है तो आप है तो डिप्टी सीएम के पास जाके तस्वीरें खिंचा के वहाँ पे आप यहाँ पे अगर चाहे तो डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर ये तीनों के साथ अगर बैठे ठेकेदार को बुलाए कि तेरा क्या इशू है बता करके उसमें हमको भी मत बुलाओ, क्योंकि अब नेताजी के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे। उसमें हर नेता चाह रहा है कि भैया इसके अंदर ये हो जाए, इसके अंदर वो हो जाए, तो वो चक्कर के अंदर है तो कि स्कीम ख़त्म ना हो जाए करके उसमें। 6 डिसेंबर आहे, बाबरी मस्जिद पाडली गेली होती, दुसरीकडे त्याचा पाडल्याच्या उत्साहामध्ये कोणी आरती करतंय, कोणी काही कार्यक्रम घेतंय, तुमची काय भूमिका आहे? देखिए अब जो भी है ये पिछले कई सालों से ये चलता हुआ आ रहा है। बाबरी मस्जिद सरकार ने एक परिपत्रक जारी किया है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अकोला महानगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दिनांक 2018 ते 2020 या कालावधीत ऐन वेळीत पारित केलेले एकूण 139 ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 451A अन्वय निलंबित करने बाबत ये महाराष्ट्र सरकार ने अकोला महानगर पालिका के बारे में एक ऑर्डर जारी किया है। और उस ऑर्डर के अंदर लास्ट की बात ये है कि सदरचे सर्व ठराव हे अधिनियमातील तरतुदीचे उल्लंघन करून पारित केलेले असल्याने व यामुळे महानगरपालिकेच्या आर्थिक हितास बाधा पोहोचत असल्याने प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याने सदरचे ठराव नियमबाह्य पारित करणारे संबंधित महापौर, संबंधित नगर सचिव व तत्कालीन आयुक्त यांच्या विरोधात तत्काळ FIR गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई आयुक्त अकोला महानगरपालिका यांनी करावी। ये ऑर्डर आया है 14 दिसंबर 2021 को महानगर पालिका के ताल्लुक से। अब मेरा सवाल ये है कि हमारी महानगर पालिका के अंदर क्या क्या गोरख धंधे चलते थे ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। और ऐन वेड़ी का एक ठराव नाम की एक चीज़ थी महानगर पालिका के अंदर कि जहाँ पर जो काम सामने नहीं लाया जा सकता है उसको महापौर, नगर सचिव और जो कॉरपोरेटर उसका ठराव देता था वो ऐन वेड़ी का प्रस्ताव बोल के ये देते थे। मुझे ये बात जब भाजपा के महापौर थे तो जब उनकी पीरियड ख़त्म होने वाला रहता है तो तुम भी लाओ ठहराओ, तुम भी लाओ ठहराओ, करोड़ों रुपये के ठहराव जो है वो जनरल बॉडी में नहीं लाए जाते थे, स्टैंडिंग कमेटी के सामने नहीं लाए जाते थे और वो ऐन वेड़ी के ठहराव बोल के पीछे का पीछे ही उसको पास कर दिए जाते थे। फिर उसके बाद शिवसेना का महापौर आया, उनका जब कार्यकाल ख़त्म होने के लिए आ रहा था तो उन्होंने भी अंधाधुंध तरीके से ऐन वेड़ी के प्रस्ताव उन्होंने किए। तो मैंने महानगर पालिका से ये पूरे ऐन वेड़ी के प्रस्ताव मंगाया कि कितने ऐसे प्रस्ताव थे। ये प्रस्ताव जो है मैंने जिस पीरियड के लिए मंगाया था ऐन वेड़ी के प्रस्ताव वो थे 2017 से 2000 मतलब एग्जैक्ट डेट अगर बोलूँ मैं आपको तो 16 दिसंबर 2017 से लेके उनकी बॉडी जब तक थी तो मैंने ये पूरे है तो उसके ठहराव की कॉपी मंगाया कि ऐन वेड़ी के ठहराव कितने पास किए गए 2017, 18, 19, 20 के अंदर। तो 220
ऐसे एनवेडी के ठराव पास किए गए थे। अब ये 220 एनवेडी के ठराव को मैंने पूरी तरीके से स्टडी किया, पूरा उसके ऊपर से मैंने निकाला कि एनवेडी के ठराव ये कौन कौन से थे, ऐसी क्या मजबूरी थी महापौर की, ऐसी क्या मजबूरी थी नगर सचिव की कि इसको जनरल बॉडी के अंदर ना लाते हुए, इसके ऊपर डिस्कशन ना करते हुए, इसको लीगल तरीके से जो महानगर पालिका का नियम है वो नियम के तहत ना जाते हुए बंद दरवाजे के अंदर ऐसे कौन कौन से ठराव पास किए गए हैं। तो मैंने 220 के 220 ठराव है तो महानगर पालिका से मंगाया और उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया उसके ऊपर। तो मुझे एक बात समझ में आई, ये पूरे धांधलियाँ थे। तो मैंने ये पत्र और पूरे जितने भी ठराव थे वो ठराव की कॉपीज़ पूरे है तो यूडी डिपार्टमेंट को भेजा मैंने। यूडी डिपार्टमेंट के साथ मैंने विभागीय आयुक्त को भेजा। विभागीय आयुक्त ने है तो इसको फॉरवर्ड किया यूडी डिपार्टमेंट को। 8 महीने यूडी डिपार्टमेंट उसके ऊपर खामोश बैठा। फिर मैंने विभागीय आयुक्त को ये बताया कि आप है तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं करके। तो विभागीय आयुक्त ने अपने तौर के ऊपर एक पत्र सरकार को लिखा और उन्होंने सरकार को ये बताया है कि खासदार इम्तियाज़ जलील ये इसके बारे में सवाल कर रहे हैं, मामला गंभीर है और इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए करके। अब मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन लोगों ने महानगर पालिका को अपनी जागीर समझे थे वो लोगों के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने 16 नवंबर 2022 को अभी पिछले महीने आयुक्त औरंगाबाद महानगर पालिका को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के अंदर उन्होंने क्या लिखा है, श्री इम्तियाज़ जलील माननीय खासदार औरंगाबाद यांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना लिहिलेल्या दिनांक 30/7/2022 रोजीच्या पत्राची प्रत कृपया पाहावी। या अन्वये औरंगाबाद महानगर पालिका सर्वसाधारण सभेमध्ये गैरकायदेशीररित्या प्रस्ताव मंजूर केल्याने सभेपुढे विषय नसताना ठराव झालेले आहे। दिनांक 16/12/2017 सभेनंतरच्या तारखेत तातडीने काम नसताना विषय मंजूर केलेले आहे। याची सखोल चौकशी करण्याबाबत तसेच दोषी पदाधिकारी, पीठासीन अधिकारी, तत्कालीन महापौर यांच्यावर सदस्य अनर्ह ठरविण्याची आणि त्यांना पुढील 6 वर्षाच्या कालावधीसाठी निवडून येण्यास अनर्ह ठरविणे व नगर सचिव संबंधित अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची व कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती केलेली आहे। सदर प्रकरणी आपला तातडीने शासनास सादर करावा ही विनंती। अब ये महानगर पालिका के आयुक्त को आया है कि ये लेटर के बेसिस के ऊपर इमीडिएट है तो अपना अहवाल दे करके। अब मैं महानगर पालिका को आपके ज़रिए आयुक्त को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे महानगर पालिका के अधिकारी भी शामिल है। सवाल ये है कि अब इसकी इंक्वायरी कौन करेगा। अब इंक्वायरी के लिए मैं कमिश्नर साहब से अनुरोध करूंगा कि ये जुडिशियल अगर इसकी इंक्वायरी अगर करवाए आप, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता के पैसों की इसके अंदर लूट हुई है। एनवेडी के प्रस्ताव कौन कौन से लिए जाते हैं ये महानगर पालिका के अंदर क्लियर है। अगर महापौर को नहीं समझता है तो नगर सचिव को बिठाया इसीलिए जाता है, आयुक्त को बिठाया इसीलिए जाता है उसमें। तो कई ऐसे ठराव है। अब जैसा उदाहरण के तौर के ऊपर मैं जितने भी ऐसे जो ठराव नियम बाह्य जो एनवेडी के लिए गए हैं उसका मैंने पूरा PDF तैयार किया हूँ। आपके व्हाट्सएप इसके ऊपर मेल के ऊपर है तो वो पूरा PDF आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा। उदाहरण के तौर के ऊपर अगर समझ लीजिएगा कोई एनवेडी का प्रस्ताव किसी कॉर्पोरेटर ने दिया कि मेरा एनवेडी का प्रस्ताव है, तो नियम ये कहता है कि मीटिंग से कम 1 दिन पहले वो न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए कि हे एनवेडीचा प्रस्ताव आलेला आहे, हे आम्ही जनरल बॉडीमध्ये आता ठेवणार आहे करके। मीटिंग ख़त्म होने के सवा महीने के बाद उसी मीटिंग के अंदर एनवेडी के प्रस्ताव बोल के है तो उसको पास किए गए हैं। अब पास कैसे किए गए हैं अब मैं आपको बताता हूँ। महानगर पालिका का तो सबको मालूम है कि डेवलपमेंट प्लान कैसा चेंज होने वाला था, क्या क्या धंधे होने वाले थे, ये भी एनवेडी के प्रस्ताव के अंदर लिया गया है। जो मैंने के अंदर तो बता दिया हमने उसको है तो 500 रुपये महीने से दे डाले है करके। महापौर साहब ने कितना खाए, नगर सचिव ने कितना खाया, आयुक्त को कुछ गया क्या, दूसरे लोग क्यों खामोश बैठे हुए थे, ये सब मुद्दे जो है ये इसकी सखोल चौकसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब पत्र हम आपके पास देते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा कमिश्नर यहाँ पर आए हुए हैं।
कोणीही असू द्या, आहेत का कोणीही असू द्या, आहेत का त्या? काय आहे की मी याच्यामध्ये हे सांगतो की कॉर्पोरेटर्स कोणत्याही पक्षाचे असू द्या, निर्णय घेण्याचा अधिकार जे आहे ते महापौर आणि नगर सचिवाला दोनों की सिग्नेचर रहती है उसके ऊपर। कॉर्पोरेटर ने तो आपको दे दिया है कि ये ठराव लाके कि साहब मेरे घर के सामने है तो आपको है तो ये रोड बनाने का है करके, ठीक है, उसको आपने जनरल बॉडी के अंदर लेना चाहिए जो हर महीने होती है, हर महीने होती ही है। एनवेडी का प्रस्ताव ये है कि साहब बारिश टूट पड़ी है, पानी की पाइपलाइन फूट गई है, पूरे मोहल्ले के अंदर पानी हो गया है और एनवेडी का प्रस्ताव पास करके 50 लाख रुपये का है तो विदाउट टेंडर कॉल करके दे देते हैं करके। गाड़ी दुकाना हॉल कम्युनिटी हॉल देने का आरोग्य अधिकारी टेंडर 25 करोड़ का 10 करोड़ का 15 करोड़ का 1-1 करोड़ के 1.5 करोड़ के तो कितने ऐसे हैं, और उसमें टेंडर क्या नाम दिया गया है, उसके अंदर यही दिया गया है एडिशनल वर्क करके। तो ऐसा कौन सा एडिशनल वर्क था जो जनरल बॉडी के अंदर ना लाते हुए, तो सबसे पहले तो चौकसी यही बात की करनी चाहिए। और इसमें कोई भी रहने दीजिए, ये स्पष्ट है, चाहे वो मेरा कॉर्पोरेटर रहने दीजिएगा, लेकिन कॉर्पोरेटर्स अपना डिफेंस यही करेंगे, कॉर्पोरेटर्स अपना डिफेंस यही करेंगे कि मैंने तो लेटर दिया था। सर प्रश्न आहे की हे सगळे 220 जे ठराव आहेत त्याचे एकूण रक्कम किती होऊ शकते, कितीचा घोटाळा असेल असं तुम्हाला वाटतं? त्याचं काही काढले का टेंटेटिव्ह? नहीं, अंदाजित एखादी रक्कम म्हणजे अंदाजित काही रक्कम असेल ना, 100 कोटी 200 कोटी 250 कोटी? हाँ मतलब एनवेडी के प्रस्ताव अगर देखेंगे ना, अगर 25 करोड़ 15 करोड़ मेरे हिसाब से तो तो एक आध 100 करोड़ रुपये तो ऐनवेळीच्या प्रस्तावात एवढा अभ्यास केला. एवढा अभ्यास तुम्हाला जे पत्र दिलेलं आहे बरोबर हा. त्या पत्रामध्ये काही मुदत दिलेली आहे की चौकशी कधीपर्यंत व्हावी, त्यावर अहवाल कधीपर्यंत द्यावा किंवा काय करावं, काही टाइम बॉन्ड वगैरे दिलाय का, की फक्त एक सरसरी पत्र आहे ते? नाही, काय आहे की मला याचं दुर्दैव हे वाटतं की 2021ला 20 डिसेंबर 2021ला मी आयुक्तांना पत्र दिलं होतं, डिव्हिजनल कमिशनरांना. त्यांनी ते पत्र UD डिपार्टमेंटला प्रामाणिकपणे पाठवलं की हे गंभीर विषय आहे आणि याच्या बाबतीत चौकशी करायला पाहिजे, हे विभागीय आयुक्तांनी दिलं. 8 महिने मी वाट थांबली, 8 महिने की काहीतरी हालचाली होतील. मी UDमध्ये चेक केलं तर त्यावेळी बहुतेक असं होऊ शकतं की त्यांची सरकार होती, तर आपल्या महापौराला कशाला आपल्याला हे करायचं आहे म्हणून ते गप्प बसले होते. मग मी पुन्हा रिमाइंडर केले 8 महिन्याच्या नंतर की याच्या बाबतीत काय झालेलं आहे. मी तुम्हाला सगळं पुरावे दिलेले आहे, या पुराव्यामध्ये तुम्ही काय हे करत आहे त्याच्या बाबतीत करावं ना. त्याच्यानंतर म्हणजे 1 वर्षानंतर UD डिपार्टमेंटला जाग आली की हो एक गंभीर प्रश्न आहे. मग मला काय आहे की जेव्हा अकोलाचा ऑर्डर माझ्या हाती लागला, मी म्हटलं की आता तुम्ही नाही केलं तर मी कोर्टात जाणार. मी स्पष्टपणे त्यांना सांगितलं की तुम्ही नाही केलं तर मी कोर्टात जाणार, माझ्याकडे सगळे पुरावे आहे. म्हणून त्याने शासनाने आता हे जे पत्र पाठवले त्यांनी काही टाइम लिमिट आहे का? त्यांनी काही दिवसात लिमिट दिले नाही. महापालिकेने चौकशी करून अहवाल त्यांनी फक्त हे लिहिलेले आहे, सदर प्रकरणी आपला तातडीने शासनास सादर करावा ही विनंती. हे कक्ष अधिकारी अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट नगर विकास विभाग, तातडीला टेन्यूवर आणि त्यांनी एक परत मलाही दिलेली आहे. आता तातडीचं काय असू शकतं की सरकार कोणाची असेल तर 5 वर्षी तातडीने तब नगर विकास मंत्री एक मिनट, एक एकनाथ शिंदे तब नगर विकास मंत्री थे, अब CM हो गए, फूट हो गई, इसके लिए जानबूझ के अभी उन्होंने ये 16 नवंबर को लेटर दिया. नहीं. तब नगर विकास मंत्री नहीं क्या सुनिए, कर रहे? मैंने जिस पीरियड के अंदर मंगाया है वो 2017 से, उस वक्त जो है वो अभी इनकी जिससे शादी हुई है तो उनके भी महापौर थे. अभी जिनके साथ लग्न हुआ है ना इनका, एकनाथ शिंदे साहब का और बीजेपी का, तो बीजेपी के महापौर भी थे. और मैंने इस वजह से लास्ट पीरियड का लिया हूँ क्योंकि जब महापौर जाने वाला रहता है तो उसका ये रहता है कि कहाँ कहाँ से कैसा बटोर लूँ करके, और उसको लगता है कि कोई नहीं बोलेगा करके. और दुर्दैव यही है कि इसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था. आता मी हे जे आपले डॉक्टर कराड साहेब हर दूसरे दिन को आके महानगर पालिका के अंदर आके बैठ जा रहे हैं, वो दूसरे चंद्रकांत खैरे हो गए हैं.
महानगर पालिका के अलावा उनको कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा है। तो अब उन्होंने अपने तरफ से एक पत्र लिखना की माझ्या पार्टीच्या कार्यकाळात असा घोळ झाला असेल तर त्याचीही चौकशी करा। माझं असं बोलण्याचा अर्थ हे नहीं है कि फक्त या काळामध्ये हे झालेलं आहे। उसके पहले की जितने भी महापौर है उसमें अगर नंदू घोड़ेले को लगता है कि यार ये तो मैंने नहीं किया, मेरे पहले वाले ने भी किया है करके, अब उसने गवर्नमेंट को लिखना कि भाई इन्होंने भी, बापू ने भी ऐसी किया है, बापू ने लिखना कि मेरे पहले वाले ने भी ऐसी किया है करके उसमें। तो सब एक साथ, चाहे जेल में सब एक साथ बैठेंगे तो अच्छा भी लगेगा, सबको टाइम पास भी होगा सबका। अशा प्रकारे जलील साहेब केवळ ठराव घेतले का ती प्रक्रिया सुद्धा हे केली? कारण जरी ठराव घेतले असले, काम जरी असलं तरी ते ऑनलाईन करावं लागतं, ऑनलाईन टेंडर असतात आणि ती ऑनलाईन प्रक्रिया असते, टेंडरमध्ये कोणी भाग घेऊ शकते। फक्त हा प्रश्न फक्त ऐनवेळच्या ठरावाचा आहे का बाकीच्या पुढच्या प्रक्रिया बेकायदेशीर झालेल्या आहेत? काय आहे की अनेक प्रकरणामध्ये जे ऐनवेळीचे ठराव म्हणजे गाडे वाटप, ते गाडे वाटप करण्यात आले ऐनवेळीचा ठराव घेऊन आपल्या मर्जीतले लोकांना। कम्युनिटी सेंटर जे कोणाला द्यायचे होतं ते देण्यात आलेले आहे। जे छोटे छोटे काम होते ते छोटे छोटे काम जे आहे ते ॲडिशनल वर्क म्हणून ते, आता ते ॲडिशनल वर्क खरोखर झालेले आहे का नाही झालेलं आहे की ते मी आज सांगू शकत नाही। आता 25 कोटीचा टेंडर रोडचा भाजपच्या एका हे कॉर्पोरेटरने दिलं होतं ठराव, ते ऐनवेळीच्या ठरावामध्ये आणण्यात आला। मग त्याच्यानंतर टेंडर काढलं त्यांनी, म्हणजे याचा अर्थ हे आहे की टेंडर कोणाला द्यायचे आहे। 25 कोटीचा आपल्याला महानगरपालिकेमध्ये चर्चा। औरंगाबाद महानगर पालिका में पिछले 30 सालों से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है। भ्रष्टाचार का अगर सबसे बड़ा अड्डा कोई था तो वो महानगर पालिका थी, और उसके अंदर एक प्रकार था कि ऐन वेड़ी के प्रस्ताव, यानी कि लास्ट मिनट के ऊपर जो प्रस्ताव जो नियम के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से, रूल के हिसाब से उसे जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर आना चाहिए, वो मीटिंग के अंदर ना रखते हुए उस वक्त के महापौर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे होंगे या शिवसेना के रहे होंगे, ऐन वेड़ी के प्रस्ताव लेकर आके बंद कमरे के अंदर वो और जो सेक्रेटरी होता है महानगर पालिका का, नगर सचिव जो होता है, ये दोनों बंद कमरे के अंदर बैठते हैं। तो इसके ताल्लुक से अकोला महानगर पालिका के अंदर भी ऐसा ही प्रकार हुआ। उसकी इंक्वायरी की गई और गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 को वहाँ के अकोला के म्यूनसिपल कमिश्नर को एक पत्र भेजा और उन्होंने कहा कि उस वक्त के महापौर, उस वक्त के नगर सचिव और उस वक्त के कमिश्नर, तीनों के ऊपर FIR रजिस्टर किया जाए, क्योंकि ये ऐन वेड़ी के जितने भी प्रस्ताव थे ये टोटली इलीगल थे। इसके बाद मैंने महानगर पालिका के पूरे जितने भी ठराव पास किए गए थे, 220 ठराव ऐन वेड़ी के लिए गए थे, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने निकाला, पूरों को स्टडी किया। पूरों को स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि कई करोड़ों रुपये के जो जनरल बॉडी के अंदर डिस्कस होना था वो बंद कमरे के अंदर है तो निर्णय लिया गया है। कई ऐसे काम थे जिसका है तो चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नीयत साफ नहीं थी। उनको मालूम था कि ये बंद दरवाजे के अंदर हमको करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को पूरा मलिदा खाना है करके, तो ये सब पास किए गए। अगर एक अंदाजे के हिसाब से निकाले तो 100, 125, 150 करोड़ रुपये तक ये मामला जाएगा। भाई दुकानें महानगर पालिका की किराए से देने का है, वो एनवेडी के प्रस्ताव में आएगा। आपको कम्युनिटी सेंटर किराए के ऊपर देने का है, कोई ज़मीन किराए के ऊपर देने की है महानगर पालिका की, तो वो एनवेडी के प्रस्ताव के अंदर आएगा। आपको ताज्जुब होगा 25-25 करोड़ रुपये के रोड के कामों का ठराव एनवेडी के अंदर लिया गया है। 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ के तो कितने ही ऐसे ठराव है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपये के क्या ठराव है कि एडिशनल वर्क। अरे कौन सा एडिशनल वर्क, किसने सैंक्शन किया, जनरल बॉडी में डिस्कस हुआ क्या? तो पूरे नियमों के खिलाफ जब जाकर ये गए तो मैंने पूरे डिटेल्स बनाया, डिविजनल कमिश्नर को लेटर भेजा, डिविजनल कमिश्नर ने गवर्नमेंट को लेटर भेजा। 8 महीने तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने भिजाया, मैंने कहा कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगा करके। तब अब महानगर पालिका के आयुक्त को एक पत्र आया है सरकार की तरफ से और उन्होंने कहा है कि ये मामला गंभीर है और इसके ऊपर तुरंत अपना अहवाल दो करके। मैं महानगर पालिका आयुक्त से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इसकी इंक्वायरी जुडिशियल लेवल के ऊपर की जाए, किसी जुडिशियल अधिकारी के जरिए करवाई जाए, क्योंकि महानगर पालिका के ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगर सचिव ने और महापौर ने मिलकर किया है। हो सकता है कि बहुत सारे दूसरे अधिकारी भी इसके अंदर, इनकी सबकी मिली भगत है, क्योंकि सबने पट्टियाँ बांध लिए थे। तो ऐसे हालात के अंदर अगर इसकी इंक्वायरी होती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस वक्त के महापौर
6 साल के लिए निलंबित किया गया है अकोला के अंदर। इनको 6 साल है तो इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं रहेगा। इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगी, और सिर्फ एफआईआर महापौर पे नहीं, एफआईआर महापौर पे, नगर सचिव के ऊपर और उस वक्त के आयुक्त के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगी। और अगर ये इंक्वायरी बराबर से अगर नहीं होती है तो मेरे पास पूरे पुख्ता सबूत है, मैं अदालत के अंदर जाऊंगा और अदालत के अंदर इनको सबको कटघरे के अंदर खड़ा करूंगा। आपके पार्टी है